तो उज्जवल, तुम पीछे कहीं बैठ जाओ या इधर फर्स्ट बेंच पे आ जाओ। बचपन की कॉपी अभी तक चल रही है? इसी में तुम मैथ भी कर रहे हो हैं? ये तो मैथ लग रहा है। चलो ठीक है, बैठो एक बार। ओके, चलो बच्चों, इधर। बच्चों, डिस्कशन बंद हो जाए। अब इधर देखें। बच्चों ध्यान रहे अब। इधर। तुम्हारी आवाज बहुत आती है, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, गौरांग, तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा आती है, तुम भी ध्यान रखो। ओके, तो बच्चों अब इधर आ जाएं। देखो, लास्ट टाइम पे हमने वेव स्टार्ट किया था। एक बार मैं वापस थोड़ा सा बता के कंटिन्यू कर रहा हूं, उसे तुम देखो। मैंने तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल दिया था, वो हम आगे भी यूज करेंगे, तो उसको समझो। मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग लाइन में लगे हैं। इस 1 वाले ने 2 को धक्का दिया। तुम देखते हो कि धक्का और आगे और आगे और आगे ट्रांसफर हो जाता। तो बच्चों मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। 6 नंबर वाले को 1 ने धक्का दिया क्या? 6 नंबर वाले को 1 ने धक्का दिया, पर थोड़े टाइम बाद उसको भी धक्का लगेगा। ऐसे ही बताओ, 5 वाले को 1 ने धक्का दिया है, लेकिन फिर भी थोड़े टाइम बाद उसको धक्का फील होगा। तो होता क्या है, हर पर्सन अपनी जगह पे थोड़ा सा वाइब्रेट करता। हर पर्सन अपनी जगह पे थोड़ा सा वाइब्रेट करता, और उसके थ्रू तुम्हारा धक्का या एनर्जी या मोमेंटम प्रोपेगेट करता। तो पॉइंट बच्चों ये है, जैसे मान लो यहां कहीं आग लग गई है, यहाँ कुआं है, लोगों ने ह्यूमन चेन बना ली है, यहां से बाल्टी ली, इसने इसको दी, इसने इसको, ऐसे ट्रांसफर हो रही है। तो यहां कोई भी अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है, फिर भी बाल्टी ट्रांसफर होती जा रही। ऐसा ही कुछ वेव्स में होता है। मैं बोल रहा हूं, बट किसी के कान में आके नहीं बोल रहा हूं, बट फिर भी आप सब सुन पा रहे हो। मैंने केवल यहां डिस्टरबेंस क्रिएट किया, उसने अपने बगल वाले को डिस्टर्ब किया, उसने अपने बगल वाले को किया, उसने अपने बगल वाले को किया, और डिस्टरबेंस प्रोपेगेट करता करता तुम्हारे कान तक पहुंच गया, और वो डिस्टरबेंस तुमने डिटेक्ट कर लिया, इसी को हम वेव बोलते हैं। समझ गए? तो वेव में कोई भी अपनी जगह नहीं छोड़ता है, ये चीज समझे बच्चों? फिर मुझे बताओ, वेव में कोई अपनी जगह छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। वो बस वहीं पे ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेशन दो तरह के हो सकते हैं। मान लो वेव इधर जा रही है, और पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं। वेव ऐसे जा रही है, पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं। तो बताओ, ऑसिलेशन और प्रोपिगेशन में एंगल कितना है? 90। 90 एंगल है, तो इसे हम किस तरह की वेव्स बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। कैसी वेव बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव। वेव इधर जा रही है, पार्टिकल ऐसे ही ऑसिलेट कर रहे हैं। वेव ऐसे, पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इसको कौन सी वेव बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर है? अब वापस समझो। इस पेन को तुम देखो, ये इसका कैप, इसको मैंने ऐसे ऊपर उठाया, छोड़ूंगा वापस नीचे आ गया, ऊपर उठाया, नीचे आ रहा है। देख पा रहे हो? तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, पार्टिकल ऊपर गया नीचे आ जाएगा, पार्टिकल ऊपर गया नीचे आ जाएगा। तो नीचे लाने के लिए मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी चाहिए। क्या चाहिए? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। उसी को हम शेयर मॉड्यूलस भी बोलते हैं। तो कोई पार्टिकल ऊपर गया, वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो ऊपर गया तो नीचे लेके आना है, नीचे लेके आना है, तो शेयर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी चाहिए। वो केवल और केवल सॉलिड्स में होता है। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉड्यूलस किस में होता है? सॉलिड्स में। उस वजह से ट्रांसवर्स वेव केवल सॉलिड्स में ही हो सकती। ट्रांसवर्स वेव किस मीडियम में हो सकती है? बोलो बच्चों, ट्रांसवर्स वेव किस मीडियम में हो सकती है? सॉलिड्स। क्योंकि पार्टिकल जो ऊपर गया उसको नीचे लेके आना है,
और वो केवल सॉलिड्स में ही पॉसिबल है, बाकी किसी में नहीं है। लिक्विड में किसी पार्टिकल को ऊपर ले गए, वो नीचे थोड़ी आएगा। लिक्विड के अंदर मान लो पानी के पार्टिकल को ऊपर ले गए, ये पानी भरा हुआ है, यहां एक पानी के मॉलिक्यूल को पकड़ के ऊपर ले गए, वो नीचे आएगा? नहीं आएगा। यहां हवा है, मैंने हवा को थोड़ा सा पकड़ा, ऐसे ऊपर ले गया, नीचे आएगी? नहीं आएगी। तो वापस आने की कैपेबिलिटी केवल सॉलिड्स में हो सकती है। उसी वजह से ट्रांसवर्स वेव केवल और केवल सॉलिड में ही हो सकती, लिक्विड और गैस में नहीं हो सकती। समझ गए? क्योंकि लिक्विड और गैस में मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी नहीं होता। अब बच्चों बताओ, ये वेव किस सरफेस पे जनरेट हो रही है? पानी पे। वेव कैसे है? इस तरह से, ठीक है, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, वेव यूं जा रही है। बताओ ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? पर पानी पे जनरेट हो रही है। मैंने तुम्हें अभी अभी सिखाया कि भाई पानी पे जनरेट नहीं हो सकती। तो बच्चों वाटर सरफेस पे हो सकती, क्योंकि वाटर सरफेस एक रबर सीट की तरह से बिहेव करती है ड्यू टू सरफेस टेंशन। उस वजह से वाटर सरफेस पे हो सकती है, अंदर नहीं हो। हालांकि प्रिसाइजली देखोगे तो ना तो ये ट्रांसवर्स वेव है ना ही लॉन्गिट्यूडनल, दोनों का मिक्स रहता। बट फिर भी लिक्विड सरफेस पे सरफेस टेंशन की वजह से हो सकती। तो अब मैं कंक्लूड करता हूं। वेव, वेव की डेफिनेशन क्या है? अगर टेक्निकल डेफिनेशन, मैकेनिज्म जिसके थ्रू एनर्जी या मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? वेव। बच्चों बताओ, मैकेनिज्म जिसके थ्रू एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? आवाज नहीं आई बच्चों? वेव। समझ गए? याद रहे, लिमिटेड मोशन, कोई भी पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, बस वहीं पे वाइब्रेट करेगा। ये चीज क्लियर है? अब पहला क्लासिफिकेशन मीडियम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चों बताओ, उसे मीडियम की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। उसके बारे में हम डिटेल में क्लास 12th में पढ़ेंगे, अभी हम उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। दूसरी होती है मैकेनिकल या इलास्टिक वेव। मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की जरूरत चाहिए, जैसे साउंड। हम यहाँ पे बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पे तुम ना बोल पाओगे ना सुन पाओगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब हो गया। मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम में कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक उसका लोएस्ट रेजिस्टेंस, कम से कम रेजिस्टेंस होगा तो साउंड दूर दूर तक जाएगी। इलास्टिसिटी होनी चाहिए, जिससे कि ऑसिलेशन हो पाए। इलास्टिसिटी नहीं होगी तो ऑसिलेशन नहीं हो पाएंगे। और कुछ उसका इनर्सिया होना चाहिए, जिससे कि तुम बोल रहे हो तो कुछ अपोजिशन हो, वैक्यूम जैसा ना हो। क्लियर है बच्चों? फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मैंने तुम्हें बताया था ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। हाँ बोलो। वेव जनरेट हो सकती है, पर ट्रांसवर्स वेव नहीं हो। ट्रांसवर्स वेव नहीं। ठीक है? ओके। अब बच्चों, मैंने तुम्हें डिस्कस किया था, एक था लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में बच्चों इस तरह से कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, इस तरह से प्रोपेगेट करेगी। ट्रांसवर्स वेव में ऐसे ऑसिलेशन होंगे, वेव इस तरफ जाएगी। अब साउंड के लिए बात करें तो साउंड भी ऐसे लेयर्स में ऑसिलेट करती है। तो लेयर्स उसकी जब ऑसिलेट करेंगी तो कहीं पे लेयर दब जाएगी, तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। यहां प्रेशर ज्यादा, यहां प्रेशर कम, प्रेशर ज्यादा प्रेशर कम। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। समझ गए बच्चों? अब मैंने तुम्हें बताया था, इतना नोट करने के लिए, तो सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। पहला क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया, अब दूसरा क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं। उसमें पहली कैटेगरी है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में बच्चों लिखा है मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपेगेशन। तो वेव ऐसे जा रही है, मीडियम पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट करेंगे। क्लियर है? अब जैसा मैंने बताया, इस तरह की वेव के लिए शेयर मॉड्यूलस,
शेयर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी रिक्वायर्ड रहेगा। शेयर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी केवल तुम्हारा सॉलिड्स में हो सकता और लिक्विड सरफेस पे सरफेस टेंशन की वजह से। तो उस वजह से ये वेव्स केवल सॉलिड्स या लिक्विड सरफेस पे ही हो सकती, गैस के अंदर या लिक्विड के अंदर नहीं हो सकती, गैस के अंदर या लिक्विड के अंदर नहीं हो सकती। These waves are not possible in gases और इनसाइड लिक्विड। लिक्विड की सरफेस पे हो सकती है सरफेस टेंशन की वजह से, बट अंदर नहीं हो सकती। वेव कैसी होगी, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन ये है, तो पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट करेंगे परपेंडिकुलर। इतना कंप्लीट कर लो फिर हम डिस्कस करते हैं। देखो जैसे मैंने बताया, इसमें पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट करेगा, तो जो पार्टिकल ऊपर गया उसको नीचे आना पड़ेगा। अब नीचे लेके आना है तो उसको ऐसे समझो, ये मैंने ऐसे डिस्टर्ब किया, ये नीचे आ गया क्योंकि ये सॉलिड है। अगर हवा है यहाँ, मैं किसी पार्टिकल को ऊपर ले गया, वो नीचे आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हवा के लिए कोई शेयर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जैसा नहीं होता। ऐसे मान लो पानी भरा हुआ है, इसमें वेव ऐसे जा रही है, इसको ऐसे ऑसिलेट करना पड़ेगा, तो कोई पार्टिकल पानी का ऊपर चला गया, वो नीचे आएगा नहीं आएगा, क्योंकि लिक्विड में कोई शेयर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी नहीं होता। तो कोई पार्टिकल अगर ऊपर चला गया वो नीचे नहीं आएगा। तो इस तरह से ऑसिलेशन लिक्विड में पॉसिबल नहीं है। इस तरह से ऑसिलेशन अगर लिक्विड में पॉसिबल नहीं है, उस वजह से लिक्विड में ट्रांसवर्स वेव पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब ये हमने बच्चों ट्रांसवर्स वेव पढ़ी। दूसरा मैंने तुम्हें बताया कि वेव इधर जा रही है और पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है इस तरह से, तो इसको कौन सी वेव बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। अब इसके लिए कोई शेयर मॉड्यूलस वगैरह नहीं चाहिए, तो ये हर तरह के मीडियम में हो सकती हैं। सॉलिड में भी हो सकती हैं, लिक्विड में भी हो सकती हैं, गैस में भी हो सकती है, इसमें वो दिक्कत नहीं। इसमें कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन ऐसे होना, तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन सॉलिड्स में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैसेस में भी हो सकता है। तो ये तीनों मीडियम में हो सकता है। समझ गए। एक्चुअल में लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या रहता है, मैंने अभी डायग्राम में बताया, एयर कंप्रेस हुई फैली, कंप्रेस हुई फैली, इस तरह से ऑसिलेशन होते हैं। बट डायग्राम में उस तरह से बना पाना मुश्किल है। तो खैर, इतना नोट कर लिया बच्चों, कर लो फटाफट। अब बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर बताओ। मान लो वेव एक्स में जा रही है, एक्स डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स वेव है, तो पार्टिकल किस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे, एक्स में, वाई में, जेड में। वाई में, जेड में भी कर सकते, ऐसा भी नहीं कि जेड में ही करें, इधर इधर इधर, बस उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। मान लो ये एक्स डायरेक्शन, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ऑसिलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तिरछे भी ऑसिलेट कर सकते हैं, इस तरह से भी तिरछे ऑसिलेट कर सकते हैं, ऐसे भी तिरछे ऑसिलेट कर सकते हैं,
बस जरूरी ये है कि वेव के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करे। तो फिर समझो, वेव मान लो इधर एक्स में जा रही है, बताओ पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट कर सकते हैं? ऐसे, ऐसे, कैसे भी कर सकते हैं, बस परपेंडिकुलर होना चाहिए। समझ गए बच्चों? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, हटा दो इसे। कर लिया ना अभी? कर लो फटाफट। ये बच्चों लॉन्गिट्यूडनल में अगर वेव जेड में जा रही है तो पार्टिकल किस तरह ऑसिलेट करेंगे? लॉन्गिट्यूडनल में, जेड में। एक्स में जा रही है तो, वाई में जा रही है तो वाई में। ठीक है, हटा दो। अब सेकंड, लॉन्गिट्यूडनल वेव, मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट इन डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट इन डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। तो वेव अगर एक्स में जाएगी तो पार्टिकल एक्स में ही ऑसिलेट करेंगे, वाई में अगर जाएगी तो वाई में ऑसिलेट करेंगे, जेड में जाएगी तो जेड में ऑसिलेट करेंगे। दीज वेव आर पॉसिबल इन ऑल थ्री मीडियम, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों में हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल साउंड। साउंड जैसे बच्चों अभी हम बोल रहे हैं एयर में, तो है ही है। पानी के अंदर भी साउंड जनरेट होती है तो लिक्विड में हो गई। सॉलिड्स में भी साउंड जनरेट होती है तो सॉलिड्स में भी हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन ये है, पार्टिकल इसी तरह से ऑसिलेट करेंगे, ये मैंने यूं दिखा दिया, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। ठीक है ना? बोलो बच्चों, कहीं तकलीफ लग रही हो? ठीक है, कहीं कोई दिक्कत लग रही हो जरूर पूछें। अब बच्चों तुम्हें आज एक डीपीपी मिला होगा, ठीक है, वेव का। डीपीपी लिखा है या सीट लिखा है उसमें? तो ठीक है, डीपीपी सीट आपको एक ही मान के चलना है। तो उसमें 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करो। 1 से लेके 3 तक मान लो। 1 के बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उस पर नेमिंग नहीं है, उसे 1A मान लो। सीट 1 वेव की आज मिली होगी, तो पहले नंबर की सीट, फर्स्ट 3 क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन है, आंसर बोलना नहीं है, अपने हिसाब से करें। फर्स्ट बच्चों बताओ क्या आंसर होना चाहिए? फर्स्ट, द वेव विच कैन नॉट ट्रेवल विदाउट मीडियम। कौन सी वेव सही है बच्चों? समझो, एक्सरे जो होती है, एक्सरे, एक्सरे मशीन, फ्रैक्चर वगैरह में सुना होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। कौन सी वेव होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वो वैक्यूम में जा सकती। रेडियो वेव्स जो तुम मोबाइल यूज करते हो, उसके सिग्नल रेडियो वेव से ही आते हैं। तो ये जो रेडियो वेव है, ये भी तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट वेव, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनको मीडियम की जरूरत नहीं है। लेकिन साउंड तुम्हारी मैकेनिकल वेव है, इसको मीडियम चाहिए। तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। फर्स्ट में आंसर दिल्ली, कोई तकलीफ? ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसफर वेव ट्रेवल अलोंग एक्स एक्सिस, पार्टिकल कहां ऑसिलेट करेंगे? बच्चों एक्स एक्सिस वो तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव है, तो एक्स में तो नहीं कर सकते। वाई एक्सिस कर सकते हैं। एक्स एक्सिस लिखा है, क्या लिखा है? जेड है, अच्छा जेड कर सकते हैं, आइदर अलोंग वाई एंड जेड। तो सबसे बेटर देखोगे तो लास्ट वाला, वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है। तो चारों में सबसे सही देखोगे तो लास्ट वाला,
समझ पाए बच्चों? अब सेकंड, ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपेगेट, क्या होगा आंसर? ओनली इन सॉलिड्स, ठीक है ना। बोथ सॉलिड एंड गैसेस गलत है, नाइदर इन सॉलिड और गैस गलत है, ओनली इन गैसेस गलत है। तो ट्रांसवर्स वेव सॉलिड में ही ट्रेवल कर सकती है, एक लिक्विड सरफेस पे और मान लो, बट वैसे सॉलिड में ही ट्रेवल करती। समझ गए बच्चों? लास्ट थर्ड नंबर देखो फिर, ड्यू टू प्रोपेगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, तो बच्चों डेफिनेशन में ही है, वेव की वजह से एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर होता। पहली डेफिनेशन हमने ये पढ़ी है कि भाई वेव की वजह से एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। बच्चों बताओ, फर्स्ट फोर क्वेश्चन में कोई तकलीफ? अब ध्यान से समझो, देखो, पानी में पत्थर फेंका, इस तरह से वेव्स बनी, पानी में पत्थर फेंका, ऐसे वेव्स बनी। अगर हम डायमेंशन वाइज देखें तो इसे 1D 2D 3D कैसी वेव बोलोगे? बोलो बच्चों, कैसी वेव बोलोगे डायमेंशन वाइज? 2D। एक सरफेस पे वेव है 2D, एक प्लेन में वेव है 2D। याद करो, 1D 2D 3D मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन कैसा मोशन होता है? प्लेन में मोशन, स्पेस में मोशन, ठीक है। पानी में पत्थर फेंका, सरफेस पे ऐसे वेव बनी है, किस तरह की वेव बोलोगे? 2D वेव। एक रस्सी बांध दी लंबी सी, उसमें वेव जनरेट की, ट्रेवल कर रही है, कितने डायमेंशन मानी जाएगी? 1D, ठीक है। अब मान लो मैं बोल रहा हूं, साउंड प्रोपेगेट कर रही है, इधर भी जा 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 रही है, कोई पीछे होगा वहां भी जाएगी, ये कितना डायमेंशन होगा? मान लो मैं बोल रहा हूं, इधर उधर सब जगह साउंड जा रही है, किस तरह का प्रोपेगेशन? 3D, पूरे स्पेस में जा रही। तो फिर बताओ, रस्सी में वेव है, कितने डायमेंशन मानोगे? पानी की सरफेस पे और स्पेस में जैसे साउंड, 3D। तो अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन ऑफ प्रोपेगेशन। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल एक तो वही वाटर सरफेस वाली ले सकते हो, दूसरा ऐसे रस्सी बांध दो, उसको ऐसे प्लग करो, तो उसमें वेव ऐसे जाएंगी, ये ट्रांसवर्स वेव हो गई, ठीक है। और भी बहुत तरीके से जनरेट कर सकते। लाइट वेव ट्रांसवर्स है, लेकिन मैकेनिकल नहीं है, ट्रांसवर्स है वो सही है। इतना लिख लिया। अब इसमें मैंने बताया 1D वेव, वेव ऑन स्ट्रिंग, 2D वेव, वेव ऑन वाटर सरफेस, 3D वेव साउंड, 3D वेव साउंड, ठीक है। 3D वेव साउंड। अब बच्चों जैसे मैं बोल रहा हूं, एनर्जी खर्च कर रहा हूं, वो एनर्जी मीडियम में जा रही, वो एनर्जी मीडियम में जा रही, तो जो वेव एनर्जी ट्रांसफर करेगी उसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव या ट्रेवलिंग वेव। समझे? जैसे मैंने बोला मीडियम में एनर्जी जा रही, तो इस तरह की वेव को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव या ट्रेवलिंग वेव। एक और तरह की वेव होती है स्टेशनरी वेव, उसमें एनर्जी एक पर्टिकुलर रीजन में फिक्स रहती, एक पर्टिकुलर रीजन में फिक्स रहती है, उसे हम बोलते हैं स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव। तो बच्चों फिर समझो, एक और क्लासिफिकेशन, एनर्जी ट्रांसफर करने के हिसाब से जो मीडियम में एनर्जी ट्रांसफर करे उसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव या ट्रेवलिंग वेव। जो एनर्जी को एक फिक्स रीजन तक कन्फाइंड रखे उसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। समझ पाए बच्चों? इतना नोट कर लिया? कर लिया बच्चों इतना? तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये फोर्थ क्लासिफिकेशन। इसके बेसिस पे प्रोग्रेसिव वेव या ट्रेवलिंग वेव, दीज वेव ट्रांसफर एनर्जी टू मीडियम,
स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव, एनर्जी इज कन्फाइंड इनटू ए फिक्स्ड रीजन। तो बच्चों ये क्लासिफिकेशन हो गया। बताओ टोटल कितने तरह का क्लासिफिकेशन देखा? चार। पहला किसके बेसिस पे था? रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। कौन कौन सी थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैकेनिकल। बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मीडियम चाहिए और मैकेनिकल को चाहिए। दूसरा था ऑसिलेशन के हिसाब से, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स में कैसे ऑसिलेट करेंगे? 90 डिग्री पे। लॉन्गिट्यूडनल में उसी डायरेक्शन में। लॉन्गिट्यूडनल तीनों मीडियम में हो सकते, ट्रांसवर्स केवल सॉलिड में होंगे क्योंकि उसके लिए शेयर मॉड्यूलस चाहिए, तो उस वजह से वो केवल सॉलिड्स में होंगे। फिर डायमेंशन, रस्सी के अलोंग 1D, सरफेस 2D, स्पेस जैसे साउंड 3D। चौथा ये है एनर्जी अगर ट्रांसफर कर रही है तो ट्रेवलिंग या प्रोग्रेसिव, एनर्जी नहीं कर रही है तो स्टैंडिंग या स्टेशनरी। चारों तरह का क्लासिफिकेशन क्लियर है? समझ गए इतना? ठीक है। अब बच्चों वापस आते हैं, पिछला चैप्टर का नाम क्या था? एसएचएम, ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ऑसिलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। उसका सबसे सिंपल हिस्सा हम पढ़ते हैं एसएचएम। ऑसिलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, हम उसका सबसे सिंपलेस्ट हिस्सा एसएचएम पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में वही रहता। ऐसी वेव भी बहुत कॉम्प्लेक्स होती, हम उसमें सबसे सिंपल हिस्सा सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ही पढ़ते, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ही पढ़ते। अब बच्चों जब तुम इंजीनियरिंग में जाओगे तो फर्स्ट ईयर में तुम्हें पता चलेगा कि भाई एसएचएम ही क्यों पढ़ा जाता। उसके पीछे भी एक रीजन होता है। एक फोरियर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने फोरियर थ्योरम एक डेवलप की थी। उसके थ्रू पता चला कोई सा भी फंक्शन हो, कोई सा भी फंक्शन हो, उनको तुम साइन कॉस के टर्म्स में ब्रेक करके लिख सकते। कोई सा भी फंक्शन हो उसको साइन कॉस के टर्म्स में ब्रेक करके लिख सकते। तो फायदा ये होता है कि जब उसे साइन कॉस के टर्म्स में ब्रेक करके पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं, तो अगर हमने साइन कॉस वाला पढ़ लिया तो बाकियों को उसी के कॉम्बिनेशन के थ्रू समझ सकते हैं। उसी वजह से साइन कॉस वाले पे ही फोकस किया जाता है, लेकिन वो हायर स्टडीज में रहेगा, अभी उसमें नहीं जाना। तो पॉइंट मेरा समझो, पॉइंट बच्चों बस इतना सा है, हमें केवल सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना था, ऐसी हमें यहां पे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव पढ़ना। समझ गए बच्चों? इतना कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग बच्चों फिर लिख लो, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव बच्चों क्या होगी? वेव का मतलब क्या है? डिस्टरबेंस। वेव का मतलब डिस्टरबेंस। ऐसे समझो, इसे लिखना नहीं है, केवल समझो। मान लो ये एक पाइप है, खाली पाइप है, तो बच्चों बताओ खाली पाइप में क्या होगी? बोलो बच्चों, खाली पाइप में क्या होगा? एयर। अब मान लो मैंने क्या किया, इसमें एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लगा दिया। खाली पाइप है लेकिन उसमें स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लगा दिया, ठीक है। अब इस ब्लॉक को मैंने ऐसे खींच के छोड़ दिया तो ये ब्लॉक ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो इसके अंदर की एयर को किस तरह से ऑसिलेट करवाएगा? इसी तरह से ऑसिलेट करवाएगा। अब इस तरह से वो एयर को ऑसिलेट करवाएगा तो धक्का भी उसी तरह से प्रोपेगेट करेगा, तो धक्के में भी कुछ इसी तरह का पैटर्न होगा, तो धक्का भी कुछ एसएचएम टाइप ही करेगा। तो पॉइंट मेरा ये है, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के थ्रू जनरेट की जाती। अब ये जब प्रोपेगेट करेंगी तो मीडियम पार्टिकल ऐसे ही एसएचएम करेंगे,
तो एसएचएम की इक्वेशन याद करो, ऐसी होती थी, याद है? याद आया बच्चों? तो लगभग वैसी ही इक्वेशन वेव की हो जाती। तो सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन लिखोगे तो बस उसमें एक ट्रेवलिंग पार्ट इस तरह से आ जाता है और ये वेव की इक्वेशन होगी। तो जैसे एसएचएम की इक्वेशन होती है वैसे ही वेव की इक्वेशन बन जाएगी। इतना समझे बच्चों? ठीक है, अब वापस समझो। मान लो मैंने इक्वेशन लिखी 4 sin 2πt प्लस 4πx प्लस 30 डिग्री। ठीक है, एसएचएम से बच्चों रिलेट करो, बताओ एम्पलीट्यूड क्या है? तो यहां भी एम्पलीट्यूड 4, टी के साथ में क्या है? तो ओमेगा क्या हुआ? यहां भी ओमेगा 2 पाई है। ठीक है, मान लो ओमेगा 2 पाई है, बताओ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 1, टाइम पीरियड 1। मान लो इसको मैं 6 कर देता हूं, अब बताओ ओमेगा, ओमेगा 6 पाई, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, कोई तकलीफ? ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ? अब वापस समझो, हमसे पूछा जाता है कि इस वेव की स्पीड बताओ, वेव की स्पीड। तो उसके लिए एक पॉइंट दिमाग में रखो, कैसे आता है वो फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हम केवल जरूरत की चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, तो समझो, इसकी अगर तुम्हें स्पीड लिखनी है तो उसका तरीका होता है कोफिशिएंट ऑफ टी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बताओ बच्चों, टी के साथ क्या है? एक्स के साथ कितना आया? 3/2। एक और चीज, अब वेव कहां जा रही है ये पता करना। तो दोनों अगर सेम साइन के होंगे तो ये जाएगी निगेटिव में। और यही मान लो बच्चों ऐसे लिखा है, देखना, y इक्वल टू 6 sin 2πt माइनस 4πx प्लस 60 डिग्री। बताओ सेम साइन है या अपोजिट? तो वो जाएगी प्लस में। तो अब वापस समझो, सेम साइन होगा तो वेव कहां जाएगी? सेम साइन पे वेव कहां जाएगी? माइनस में। अपोजिट साइन में प्लस में। स्पीड कैसे लिखोगे? कोफिशिएंट ऑफ टी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बताओ बच्चों, यहां टी के साथ क्या है? 2 पाई। एक्स के साथ माइनस छोड़ दो, स्पीड लिख रहे हैं तो माइनस छोड़ दो, 4 पाई। बताओ वेव स्पीड कितनी आई? 1/2। कोई दिक्कत? ठीक है, अब मैं पूछता हूं वेव कहां जा रही है? प्लस एक्स, प्लस एक्स। पार्टिकल कहां ऑसिलेट कर रहे हैं? वाई। तो बताओ वेव कहां जा रही है? वाई। पार्टिकल कहां ऑसिलेट कर रहे हैं? तो बताओ ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? ट्रांसवर्स, क्योंकि एक्स में वेव जा रही है, पार्टिकल वाई में ऑसिलेट कर। बच्चों फिर बताओ, ये मैंने एक्स लिख दिया, अब बताओ वेव कहां जा रही है? पार्टिकल कहां ऑसिलेट कर रहे हैं? अलोंग एक्स। तो वेव कैसी हुई? लॉन्गिट्यूडनल। अब बताओ वेव कहां जा रही है? वाई, प्लस वाई। तो यहां जो लिखा होगा उससे पता चलेगा कि वेव कहां जा रही है। तो बच्चों अब कुछ क्वेश्चन के आंसर दो। जैसे मान लो मैंने लिखा z इक्वल टू 3 sin 6πt 4πx प्लस 30। बताओ बच्चों एम्पलीट्यूड क्या है? ओमेगा 6 पाई। ठीक है, अब बताओ वेव किस डायरेक्शन में जा रही है? प्लस एक्स। पार्टिकल किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं? जेड। पार्टिकल किस में ऑसिलेट कर रहे हैं? जेड में। वेव लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? ट्रांसवर्स। ठीक है, वेव स्पीड क्या होगी? दिस बाई दिस, 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगर विथ साइन लिखना हो तो ऐसे याद रख सकते हो, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी बाई माइनस। बच्चों बताओ टी के साथ क्या है? 6 पाई।
एक्स के साथ -4 पाई, तो वो अपने आप विथ साइन आ जाए। तो खैर एक बार मैं लिखवाता हूं फिर कंक्लूड करता हूं। तो बच्चों अब हेडिंग लिख लो, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, उसमें तुम लिख लो इन सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, इन सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव मीडियम पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम। तो जब सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवल करेंगी तो मीडियम पार्टिकल क्या करेंगे, एसएचएम करेंगे। अब वेव की इक्वेशन किस फॉर्मेट में होगी, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, फाइव, डिपेंड ऑन सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है। वाई इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन एट पोजीशन एक्स एंड टाइम टी। जैसे बच्चों वहां एसएचएम में था, वहां हम एक्स लिखते थे, वो भी क्या था, मीन पोजीशन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। यहां वाई लिख रहे हैं तो ये मीन पोजीशन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों 4, 5, 6 जो तुम्हें सीट मिली है उसमें 4, 5, 6 एक बार अटेम्प्ट करो, आंसर बोलना नहीं है। जिसका हो जाए ये, जैसे बच्चों वेलोसिटी लिखनी हो तो विद साइन लिख सकते हो, वरना बेटर तरीका ये होता है स्पीड निकाल लो और लॉजिक से डायरेक्शन निकाल लो। दोनों सेम साइन के हो तो नेगेटिव में जाएंगे, अपोजिट साइन के हो तो प्लस में जाएंगे, और वरना विद साइन ऐसे लिख सकते। 4, 5, 6। बच्चों इधर सेल्फ से अटेम्प्ट करें, हो गया हो तो 4, 5, 6 अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे बच्चों इस पर्टिकुलर केस में ओमेगा टी के साथ है, ये के है तो ओमेगा बाई के, बाकी मैंने बता ही दिया। बच्चों हटा दूं इसको, इसको हटा दूं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है बच्चों तुम्हारा, बच्चों बताओ टी के साथ में क्या है, एक्स के साथ में। तो अभी अभी मैंने बताया स्पीड कैसे लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ टी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। 30 कितना आया, 2000, लेकिन सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि तुम्हें दे रखा है ये सेंटीमीटर में। अब इसको मीटर में लिखोगे, बोलो कोई तकलीफ, कोफिशिएंट ऑफ टी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, 2000 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। उसी को मीटर में लिखोगे 20। बताओ कहीं तकलीफ। अब बच्चों ऐसे ही देख के बताओ, ये जो वेव है वो प्लस एक्स में जाएगी या माइनस एक्स में, माइनस में। देखो इधर सेम साइन है तो कहां जाएगी, माइनस में, ठीक है। कोई दिक्कत,
बट वैल्यू 20 आ जाएगी, आंसर 20 है, इसमें कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, नेक्स्ट करो बच्चों, फिर इसे हटा दूं, समझ गए ना? नेक्स्ट बच्चों, ये सिचुएशन है, टी के साथ में देखो क्या चीज है, टी के साथ में 50 और एक्स के साथ में 2, तो 50/2 कितना आया? 25। अब बताओ ये कहां जाएगी, प्लस एक्स या माइनस एक्स? माइनस एक्स। तो 25 की रफ्तार से जाएगी और माइनस में जाएगी, तो 25 की रफ्तार में और माइनस में नेगेटिव एक्स और 25, यहां मीटर में था तो कोई दिक्कत नहीं थी। बच्चों कनेक्ट कर पाए इसे? कोई तकलीफ? तो अब कंक्लूजन समझो बच्चों, जब भी स्पीड लिखनी हो, कोफिशिएंट ऑफ टी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों ये कर लिया ना, हटा दो ना इसे। ठीक है, इसे देखो, वेलोसिटी ऑफ वेव, बोलो बच्चों क्या आना चाहिए? सही है। देखो बच्चों, टी के साथ में क्या है? 400 और 2 पाई/λ। एक्स के साथ में 1 और ये 2 पाई/λ, तो ये तो कट जाएगा 400। बोलो बच्चों कोई तकलीफ, कहीं कोई डाउट? तो अब कंक्लूजन समझो, स्पीड कैसे निकालोगे? कोफिशिएंट ऑफ टी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। 400 एक्स 400 आंसर। बच्चों बताओ ये प्लस एक्स में जाएगी या माइनस में? प्लस। अगर मैं पूछता हूं ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल? ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? क्योंकि यहां y है और ये x, तो वेव x में जा रही है, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो ट्रांसवर्स। समझे बच्चों? कोई तकलीफ? अब थोड़ा और समझते हैं, देखो ये समझ गए ना? देखो बच्चों, मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था, तुमने पानी में पत्थर फेंका, ऐसे वेव बनी। ठीक है, अब मान लो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, तुमने कोई पाउच खा के इसमें फेंक दिया, ये मान लो किसी ने विमल का पाउच फेंका है, ये किसी ने रजनीगंधा का, ये किसी ने स्वीटी सुपारी। ठीक है, तो सबने अपने अपने हिसाब से खा के फेंक दिया। अब कंक्लूजन समझो बच्चों, समझो पॉइंट में क्या कह रहा हूं, इधर बच्चों फोकस करो, पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूं उसे समझो। अब वेव ऐसे जा रही है, तो जो ये पाउच है वो ऐसे अप एंड डाउन ऑसिलेट करे, पाउच ऐसे अप एंड डाउन ऑसिलेट करेंगे। बच्चों समझ पा रहे हो? अब ध्यान से समझो, इसको मैंने बोला ओरिजिन, मान लो ये रजनीगंधा का पाउच x = 3 पे है, या विमल का सॉरी, ये मान लो x = 5 पे, ये मान लो x = 9 पे। तो बच्चों समझो ये ऑसिलेट ऐसे कर रहे हैं। अब ये वाला पाउच मान लो 5 मिलीमीटर ऊपर गया, तो हो सकता है कि ये पाउच 3 मिलीमीटर नीचे जाए, हो सकता है ये 1 मिलीमीटर ऊपर जाए। तो हर किसी का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है, हर किसी का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है, इसकी लोकेशन अलग है तो इसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है। तो उसी वजह से मैंने इसमें बताया था, देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन एट पोजीशन x एंड टाइम t। तो मान लो मुझे विमल वाले का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो विमल वाला अगर 3 पे था तो मैं x की जगह 3 रखूंगा। मान लो मुझे r वाले का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वो 5 पे था तो मैं यहाँ 5 रखूंगा। मान लो मुझे s वाले का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो वो 9 पे था या 7 जिस पे भी था, मैं वो रखूंगा। तो मुझे अलग अलग पार्टिकल का अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं यहाँ अलग अलग x रखूंगा।
तब जाके मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। पॉइंट समझे? तो वही मैंने लिखा है, y क्या है, मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना ऊपर या नीचे जा रहा है वो है। समझ पाए? अभी इसमें कोई तकलीफ? ठीक है। अब बच्चों समझो, तुमने पत्थर फेंका, पाउच ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, तो पाउच तो एसएचएम कर रहे हैं पीछे, पाउच बच्चों ऐसे एसएचएम कर रहे हैं। बताओ टॉप पॉइंट पे उनकी स्पीड, एसएचएम में टॉप पॉइंट पे स्पीड 0, मीन पे मैक्सिमम, इधर 0, इधर कुछ और होगी, इधर कुछ और होगी। एसएचएम में बताओ पार्टिकल की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो वैसे ही यहां भी निकाल सकते, ऐसे ही पार्टिकल का एक्सीलेशन, वही फॉर्मूला यहां भी वैलिड है। तो बच्चों जो मैं कहना चाह रहा हूं वो थोड़ा सा कनेक्ट करो, समझो। इधर आओ बच्चों, पहले आगे सब, अब समझो। मैं एक और एग्जांपल के थ्रू डिस्कस कर रहा हूं, उसे समझो। वही लोगों को लो, ठीक है। मान लो इसने बच्चों धक्का दिया, बच्चों इधर देखो, समझो। दो तरह की स्पीड हमें डिस्कस करनी होती है, दो तरह की स्पीड। एक है बच्चों वेव स्पीड, बच्चों इधर देखें, एक है अपनी वेव स्पीड। जैसे इसने धक्का दिया, धक्का आगे जाता जा रहा है, और भी लोग हैं तो और भी आगे जाता जा रहा है। तो धक्के की जो स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं वेव स्पीड। तो अभी जो हमने निकाला था वो थी वेव स्पीड। हेलो, ओके। तो फ्रीक्वेंसी एफ एन न्यू, फ्रीक्वेंसी वही 1/टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बच्चों वही 2πf। तो यहां तक सारी चीजें वही एसएचएम वाली हैं, तो उनको मैं डिटेल में नहीं लिखवा रहा हूं, तुम वही डेफिनेशन फॉलो कर सकते। अब ये क्लियर है? तो इनकी डेफिनेशन वही पुरानी वाली डेफिनेशंस, यहां तक क्लियर है? ओके। अब जो अदर डेफिनेशंस है उन्हें फिर बच्चों देख लेते हैं। जैसे अगर तुम याद करो बच्चों, इधर देखें हम, मान लो इक्वेशन इस तरह से है, 4 sin 2πt 5πx +30, ठीक है।
इधर गौरांग, चेक, आवाज मत करो बस, या चाहो तो उस साइड शिफ्ट हो जाओ, खाली जगह है। तो बच्चों अब इस इक्वेशन को देख के बताओ एम्पलीट्यूड क्या है, 4, ओमेगा 2 पाई, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी निकालो 1। अब ध्यान से समझो, एक्स के साथ में क्या लिखा हुआ है, माइनस छोड़ दो, एक्स के साथ में क्या है 5 पाई, इसको हम के से डिनोट करते हैं, इसका नाम होता है एंगुलर वेव नंबर। क्या नाम होता है, एंगुलर वेव नंबर। इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा मतलब वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है वो अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा बहुत तुम्हें पता होगा। तो x के साथ में क्या होता है k, 2 पाई बाई लैम्डा। नाम क्या होता है, एंगुलर वेव नंबर या वेव कांस्टेंट इसे बोलते हैं। ठीक है, फिर एक और चीज होती है k डैश, इसकी वैल्यू होती है 1 बाई लैम्डा। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ वेव इन यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव इन यूनिट लेंथ, यानी कि 1 बाई लैम्डा। लीनियर वेव नंबर इसका नाम होता है। ये चीज समझ गए? तो फिर समझो, एक्स के साथ में जो होता है उसे क्या बोलते हैं, के, एंगुलर वेव नंबर या वेव कांस्टेंट। 1 बाई लैम्डा लीनियर वेव नंबर या नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ। तो अब बच्चों आगे तुम लिख लो, वेव कांस्टेंट, प्रोपिगेशन कांस्टेंट भी इसे बोलते हैं, एंगुलर वेव नंबर भी बोलते हैं, के। और के क्या होता है, एक्स के साथ वाला, जो भी एक्स के साथ में लिखा हुआ है वो तुम्हारा के है। और के की वैल्यू होगी 2 पाई बाई लैम्डा। ऐसे ही लीनियर वेव नंबर और नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ के डैश, वो हो जाएगा 1 बाई लैम्डा। अब जैसे एसएचएम में याद करो, इस पूरे को हम फेज बोलते थे, तो वेव में भी हम इस पूरे को क्या बोल देंगे, फेज। एसएचएम में याद करो, इस पूरे टर्म को, इस पूरे टर्म को हम फेज बोलते थे, तो यहां भी ये पूरा टर्म तुम्हारा क्या होगा, फेज। अब एसएचएम में बच्चों याद करो, फेज कांस्टेंट या इनिशियल फेज क्या था, फाई। तो ऐसे ही यहां पे फाई क्या होगा, फेज कांस्टेंट या इनिशियल फेज। ठीक है, वो अभी मैं लिखवा दूंगा, पहले इतना कंप्लीट कर लो। वापस सुनो, फेज, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, अभी दिख रहा है? ठीक है, प्लस माइनस वो इक्वेशन पे डिपेंड करेगा, पर जो भी ये लिखा होगा वो फेज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? अब थोड़ा सा वापस समझो। बच्चों मैंने बताया कई बार हमें वो एग्जाम्पल देखना है, तो उस चीज को समझो, क्योंकि उससे चीजें एक्सप्लेन करना आसान होता है। ठीक है, अब देखो, मान लो बच्चों ये ए बंदा है, इसका नाम ए, इधर मधुर, पीछे। अब देखो, मान लो ये ए, इसके पास धक्का आया, तो धक्का आने की वजह से यूं मुड़ेगा, अब वहीं अटक जाएगा या सीधा होगा, सीधा होगा।
सीधा होगा बट स्पीड आने की वजह से फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा। तो समझो, जब भी धक्का मुक्की होती है थोड़ी देर तक वाइब्रेशन चलते रहते हैं। तो अब समझो, ये मान लो ए बंदा, इसके पास धक्का आया, वो ऐसे झुक गया, फिर अपनी जगह आया, फिर इधर आया, फिर यहां आ गया। तो इधर गया, इधर आया, इधर आया, फिर इधर आ गया। इसको बोलते हैं साइकिल। इसको क्या बोलते हैं? साइकिल। इस साइकिल में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल टी। उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, कैपिटल टी। उसके उल्टे को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। अब ये जितना आगे झुका, मान लो कुछ 2 सेंटीमीटर, तो ये चीज क्या होगी? एक तरीके से एम्पलीट्यूड। ये चीज समझ पाए बच्चों? इसमें कोई तकलीफ? अब इसकी वेलोसिटी यहां जीरो, यहां मैक्सिमम, यहां जीरो, फिर मैक्सिमम, कम ज्यादा हो रही है। तो इसकी वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है, इसको हम बोलते हैं पार्टिकल वेलोसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल वेलोसिटी। एसएचएम की तरह से ही होगा। अब समझो बच्चों, इधर देखें, देखो, मान लो ये ऐसे झुका, इधर आया, इधर आया, इधर आया। इस प्रोसेस में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? बोलो बच्चों। उधर गया, इधर आया, इधर गया, इधर आया, पूरी प्रोसेस के टाइम को क्या बोलते हैं? अभी अभी मैंने बताया था, बोलो। आवाज नहीं आई, क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। अब ध्यान से समझो, लेट्स से वो टाइम पीरियड 2 सेकेंड, कितना है? 2 सेकेंड। इसको एग्जैक्टली exactly मान लो 3:30 जीरो पे धक्का लगा। टाइम पीरियड यानी कि 3:30 2 सेकेंड पे धक्का यहीं रहेगा या आगे चला जाएगा? तो मान लो धक्का पहुंच के यहां आ गया, 3 मीटर आगे चला गया। तो बताओ, एक टाइम पीरियड में कितना आगे धक्का गया? एक टाइम पीरियड में धक्का कितना आगे गया? 3 मीटर। तो एक टाइम पीरियड में जितना धक्का आगे चला जाएगा उसे हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। मान लो वो 13 मीटर आगे पहुंच गया, तो बताओ वेवलेंथ क्या होगा? 13। मान लो 1.3 मीटर आगे पहुंचा, तो वेवलेंथ 1.3। ये चीज समझे? तो एक टाइम पीरियड में धक्का जितना आगे चला जाएगा या वेव जितना आगे चली जाएगी उसे बोलते हैं वेवलेंथ। मान लो डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, तो वेवलेंथ वेव स्पीड इनटू टाइम पीरियड, ऐसे ही तो निकलेगा। वेवलेंथ वेव स्पीड इनटू टाइम पीरियड। अब वेव स्पीड, टाइम पीरियड को लिख सकते हो 1/f, तो वेव स्पीड आ गई एफ लैम्डा। तो मे भी बच्चों ये फॉर्मूला तुमने सीखा हो कहीं, v इक्वल टू एफ लैम्डा, कहीं सुना हुआ लग रहा है। v इक्वल टू एफ लैम्डा, वो यहां से आता। ये चीज क्लियर है? अब हाँ, अभी ऑप्टिक्स में शायद सीखा हो, खैर इतना लिख लो आप बच्चों। फेज कांस्टेंट, फेज एट t इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू जीरो, ये फेज कांस्टेंट। वेवलेंथ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन वन टाइम पीरियड इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ की एक और डेफिनेशन होती है, इसे बोलते हैं क्रेस्ट। तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस या दो कंसेक्यूटिव ट्रॉ के बीच की डिस्टेंस, उसको भी वेवलेंथ बोलते हैं। तो वेवलेंथ क्या है? एक टाइम पीरियड में वेव जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी या एक टाइम पीरियड में धक्का जितना आगे चला जाएगा, डिस्टरबेंस जितना आगे चला जाएगा, वो है तुम्हारी वेवलेंथ। एक और डेफिनेशन ये हो जाती है, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रॉ के बीच की डिस्टेंस।
हाँ, मैंने बताया तो था मेगा पार्ट टेस्ट में लगभग जितना अपना हो चुका है, स्टार्टिंग टू हाफ, नहीं वो नहीं, स्टार्टिंग टू लास्ट पूरा ही रहेगा। बट जो पोर्शन मैंने डिस्कस किया है उसका थोड़ा वेटेज ज्यादा मान लो बस। हाँ, हाँ फ्लूइड तक, एसएचएम वेव्स इनमें अगर आएगा तो जो बेसिक लेवल का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जैसे हमने जिस जिस लेवल, जैसे मान लो ऑसिलेशन हमने बहुत नॉर्मल लेवल का पढ़ा है, तो अगर मैं उसमें क्वेश्चन पूछूंगा तो उसी लेवल का पूछूंगा। अब मान लो जैसे, हाँ समझो, विस्कोसिटी सरफेस टेंशन है वो हमने एक नॉर्मल लेवल पे ही पढ़ा है, तो वो नॉर्मल लेवल का ही आएगा। अब फ्लूइड वगैरह मान लो हमने ठीक लेवल पे पढ़ा है, तो उसका ठीक लेवल पे आ जाएगा, उस तरह से मान लो। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स हमने ठीक लेवल पे पढ़ा है, तो उसमें ठीक लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे, उस तरह से मान लो। ठीक है, बाकी स्टार्टिंग से अभी तक जो जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं उनके क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। क्विज में केवल रिसेंट वाला ही रहेगा। इतना नोट कर लिया बच्चों? इधर चले आगे अब, इतना कर लिया। अब देखो बच्चों, इधर देखो अब, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बच्चों आवाज बंद कर लो। डिस्टेंस पीछे, वेवलेंथ, वेव स्पीड वी डब्ल्यू, वेव स्पीड वी डब्ल्यू, टाइम, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को लिख सकते हो 1/फ्रीक्वेंसी, तो एफ लैम्डा वी डब्ल्यू, या वेव स्पीड, वी डब्ल्यू से मतलब वेव स्पीड, एफ लैम्डा, ये है वेव स्पीड। वी डब्ल्यू से मेरा मतलब है वेव स्पीड। तो वेव स्पीड तुम्हारे पास आ गई एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो ये फॉर्मूला कई जगह हम यूज करते हैं, इससे पहले भी तुमने देखा होगा। तो वेव स्पीड से मतलब बच्चों वेव किस रफ्तार से प्रोपिगेट कर रही है। जैसे अगर मैं साउंड की बात करूं, तो साउंड जैसे हवा में ट्रेवल कर रही है, किस रफ्तार से ट्रेवल कर रही होगी, किसी को पता हो लगभग? ऐसे नहीं, हाँ हैंड राइज करे, सही बोला है जिसने बोला है, सही है। जैसे इन्होंने बोला 343, सही है, लगभग यही रहता है, 340, 343, 330, 320, कुछ भी मान सकते हो, लगभग 320, 330 के पास आसपास मान लो। अब बच्चों मान लो मैंने जैसे मैं बोल रहा हूं, आप में से कोई एक बोल रहा है, या मान लो कोई बिल्कुल छोटा सा बच्चा बोल रहा है, ठीक है ना? तीन चार लोग लाइन में खड़े हैं, एक बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, एक मान लो आप हो, एक मैं हूं, तीनों बोल रहे हैं। तीनों अगर बोल रहे हैं तो किसकी साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होगी? तो बच्चों स्पीड सबकी सेम होगी, सबकी सेम होगी। ठीक है, समझो। मान लो एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, एक छोटा बच्चा ट्रेवल कर रहा है, एक दुबला पतला बच्चा, एक बहुत हैवी बच्चा। ट्रेन जा रही है मान लो 100 की रफ्तार से, बताओ किसकी स्पीड ज्यादा होगी? सबकी स्पीड सेम होगी। तो अब समझो, साउंड की स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे। अब तुम किस ट्रेन से जा रहे हो इस पे तुम्हारी रफ्तार डिपेंड करेगी, लेकिन ट्रेन अगर सेम है तो उसमें जो भी लोग जाएंगे सबकी रफ्तार सेम होगी। बच्चों इधर वापस आओ, तो आप ध्यान से समझो, वेव की स्पीड, इधर वेव की स्पीड किस पे डिपेंड करेगी? मीडियम पे। अगर मीडियम सेम है तो वेव की स्पीड सेम रहेगी। मीडियम में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, जैसे इलास्टिसिटी, डेंसिटी, उस पे वो डिपेंड करती। अगर हवा है तो आप बोलो, मैं बोलूं, छोटा बच्चा बोले, बड़ा बच्चा बोले, या इवन ये वाली साउंड है, ये वाली साउंड है, सबकी स्पीड सेम हो, सबकी स्पीड सेम हो। तो बच्चों बताओ,
अगर साउंड की बात करें, अब बस ठीक है, साउंड की बात करें तो स्पीड सबकी क्या होगी, सेम। स्पीड क्या होगी, सेम। फर्क किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का। जैसे तुमने नॉर्मली देखा होगा, जो फीमेल रहती हैं वो बोलती हैं तो थोड़ी पतली आवाज रहती है, मेल की आवाज थोड़ी भारी सी रहती है, बफेलो की देखोगे तो और भारी रहती है। तो समझो, जो पतली आवाज होती है उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा, पतली आवाज मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा। बच्चों इधर आओ, वापस इधर आओ, समझो। तो जो पतली आवाज है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जो भारी आवाज है उसकी फ्रीक्वेंसी कम। तो अब समझो, मान लो दो तीन लोग बोल रहे हैं, स्पीड किसकी ज्यादा होगी, स्पीड किसकी ज्यादा होगी, सेम। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता, अब फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी तो वेवलेंथ भी डिपेंड करेगी। तो जैसे मान लो फीमेल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम। मेल की फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा। अब समझो, मान लो तुम में से कोई पानी में डूब रहा है, जस्ट एक एग्जांपल। अब वो चिल्ला रहा है, ठीक, तो साउंड निकल के ऐसे बाहर गई, साउंड निकल के ऐसे बाहर गई। नहीं आती है, ऐसी नहीं है, पानी में से भी आवाज आती है, कम आती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन पानी के अंदर अगर कोई इंसिडेंट होता है आवाज आती है, नॉर्मल वे में आवाज नहीं आएगी क्योंकि अधिकतर एब्जॉर्ब हो जाती है, पर आती है। खैर समझो, जिसको प्रैक्टिकल करना है, जो बोल रहा है वो अंदर डूब के एक बार आवाज लगाना। खैर अभी इधर आओ बच्चों, कंसेप्ट पे फोकस करो, समझो इधर। बच्चों इधर वापस आओ, समझो। मान लो ये इधर से आवाज लगा रहा है, आवाज ऐसे बाहर आई, तो यहां पानी, यहां हवा। तो बताओ साउंड का मीडियम चेंज हुआ क्या। तो स्पीड डिपेंड करती है मीडियम पे, किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे। तो अगर मीडियम चेंज हो गया तो स्पीड चेंज हो जाए। अब सोच के बताओ किसमें स्पीड ज्यादा होगी, पानी में या हवा में। तो बच्चों गलत, पानी में ज्यादा, ठीक है ना। पानी में लगभग स्पीड 1400, इसमें लगभग 320। तो अब समझो, मुझे बताओ स्पीड कम हुई या बढ़ी, कम हुई। एक बार मैं डेटा ले लेता हूं कुछ आसान। बताओ कितने टाइम्स स्पीड कम हुई, 5 गुना। स्पीड कितने टाइम्स कम हुई, 5 गुना। v इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। बच्चों इधर, फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, वो नहीं बदलती। तो अगर मीडियम बदला है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। स्पीड अगर 5 गुना कम हो गई है तो बताओ वेवलेंथ कितने टाइम्स कम हो जाएगी, 5 गुना। तो अब कंक्लूजन समझो इधर बच्चों, पीछे तुम दोनों, अब ये समझो। देखो, अगर मीडियम बदल रहा है, अगर मीडियम बदल रहा है तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, स्पीड और वेवलेंथ बदलेंगे। स्पीड अगर आधी हो रही है तो वेवलेंथ आधी, स्पीड डबल हो रही है तो वेवलेंथ डबल। ये चीज क्लियर है। हाँ, अंदर से जब तुम आवाज लगाते हो तो बहुत सारी आवाज एब्सॉर्ब हो जाती, तो बाहर आवाज बहुत कम पहुंचेगी, तो इंटेंसिटी कम हो जाती, इंटेंसिटी कम हो जाती है या एम्पलीट्यूड कम हो जाता, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। ये चीज क्लियर है। तो अब बच्चों कुछ चीजें और लिख लो तुम। वेव स्पीड, हेडिंग बच्चों लिख लो, वेव स्पीड, वेव स्पीड वीडब्ल्यू। हाँ बोलो, वो थोड़ा सा चैप्टर में आगे खुद समझ में आ जाए। इवन सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, जबकि हमें लगता है कि सॉलिड में कम होगी। सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर पानी, फिर एयर। क्यों, वो अगले लेक्चर में शायद आ जाएगा। अब बच्चों इसमें लिखते चलो, बच्चों आवाज बंद करके अब इसमें लिखते चलो जो मैंने पॉइंट्स बताए। स्पीड
through which disturbance propagate in medium is called wave speed. इधर तो जिस रफ्तार से तुम्हारा डिस्टरबेंस प्रोपिगेट कर रहा है या मैंने तुम्हें बताया धक्का प्रोपिगेट करता है, उसे हम बोलते हैं वेव स्पीड। जिस रफ्तार से तुम्हारा धक्का मूव कर रहा है या डिस्टरबेंस प्रोपिगेट करता है, उसे हम बोलते हैं वेव स्पीड। अब वेव स्पीड दो चीजों पे डिपेंड करती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड इनर्शिया। कैसे डिपेंड करती है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वेव स्पीड दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक इलास्टिक प्रॉपर्टी, दूसरा इनर्शिया। इनर्शिया मतलब एक तरीके से डेंसिटी, तो वो आगे हम पढ़ेंगे। इफ मीडियम चेंजेस wave speed and wavelength changes but frequency remain unchanged, v equal to f lambda, wave speed f lambda, तो फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगी। स्पीड अगर डबल हो गई तो वेवलेंथ डबल, स्पीड हाफ वेवलेंथ हाफ, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, ये दिमाग में रखना। एम्पलीट्यूड आल्सो चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इंटेंसिटी, तो जैसा मैंने तुम्हें बताया, तुम पानी में से आवाज लगा रहे हो तो बहुत सारी आवाज अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, तो बहुत कम आवाज ऊपर पहुंचेगी, तो इंटेंसिटी कम हो गई। इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो एम्पलीट्यूड भी कम हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अब बच्चों ये जिससे हो गए हो वो 7, 8, 9, 10, इन चार क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें। जो इसे नोट कर ले वो इन चार क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। इवन बच्चों 11 भी कर सकते हो। बच्चों बताओ सेवंथ क्या होना चाहिए? अगर मीडियम चेंज होगा तो स्पीड बदल जाएगी, एम्पलीट्यूड भी बदल जाएगा, वेवलेंथ भी बदल जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी तो आंसर बच्चों चेन्नई। कोई दिक्कत? सेवंथ क्लियर है बच्चों? ठीक। 8 देखो, बोलो बच्चों। When sound wave travel from air to water, which of the following remain constant? तो मीडियम चेंज हो गया तो वेलोसिटी बदल जाएगी, वेवलेंथ बदल जाएगी, बट फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, तो आंसर बच्चों बॉम्बे। अब नेक्स्ट सोचो, फिर हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं अभी। हाँ, अब बच्चों हैंड राइज करें। 9th में आगरा करेक्ट है। देखो, बी इक्वल टू एफ लैम्डा, बी इक्वल टू एफ लैम्डा, दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस दी है 5,
तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस मतलब वेवलेंथ हो गई 5। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ होती है, तो वेवलेंथ हो गई 5। अब उसके अलावा दिया है टू कंप्लीट वेव पास थ्रू एनी पॉइंट पर सेकेंड। तो हर एक पॉइंट से एक सेकेंड में दो वेव गुजर रही है। हर एक पॉइंट से एक सेकेंड में दो वेव गुजर रही है, मतलब दो साइकिल कंप्लीट हो रहे होंगे, तभी तो दो वेव गुजरेंगी। तो हर एक पॉइंट से अगर दो वेव गुजर रही है मतलब दो साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। एक सेकेंड में दो साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, तो बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो एक सेकेंड में दो वेव गुजर रही है मतलब दो साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। दो साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं मतलब फ्रीक्वेंसी हो गई दो। फ्रीक्वेंसी अगर दो हो गई है तो इंटू टू। अब ये आ गया 10 यूनिट सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस होती है वेवलेंथ, वो आया 5। एक सेकंड में दो वेव गुजर रही हैं, तो मतलब दो साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। तो एक सेकंड में दो साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं मतलब फ्रीक्वेंसी दो, तो 2 × 5 10। बताओ कोई तकलीफ हो? अब नेक्स्ट देखो बच्चों, द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैन वॉइस 300, वेवलेंथ 1 मीटर। वेवलेंथ ऑफ चाइल्ड वॉइस ये है, तब फ्रीक्वेंसी बतानी। ठीक है, कर लो बच्चों, जिसका हो जाए वो नेक्स्ट कर सकता है। तो अभी भी बच्चों मैंने बताया v = f लैम्डा। अब मैन और चाइल्ड दोनों की स्पीड सेम होगी, तो v मैन = v चाइल्ड। मैन की स्पीड फ्रीक्वेंसी 300, वेवलेंथ 1, चाइल्ड की फ्रीक्वेंसी पता नहीं, वेवलेंथ 1.5, 200। बताओ बच्चों कोई तकलीफ हो? दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए, तो एफ लैम्डा फ्रीक्वेंसी आ गई। बोलो इधर कोई डाउट हो? ठीक है, ये था 10 नंबर। अब 11 बच्चों। बच्चों देखो, ये वाला क्लियर है यहां तक? अब देखो, ये क्वेश्चन है बच्चों, बताओ दोनों सेम साइन है या डिफरेंट? दोनों सेम या डिफरेंट? सेम, तो प्लस में जाएगी या माइनस? माइनस। अब किस डायरेक्शन में जाएगी? -y। तो पॉजिटिव x गलत, y ये गलत। ये दोनों तो गलत हो गए, क्योंकि यहां y लिखा है तो वो y में जाएगी, ऑसिलेट x में करेगी, पार्टिकल x में ऑसिलेट करेंगे। अब ये दो तो गलत हो गए। अब नेगेटिव y, पॉजिटिव y लिखा है, गलत, ये आ गया। कोई दिक्कत? नेगेटिव y में जा रही है, तो x वाले वैसे ही गलत, पॉजिटिव y भी गलत, बचा ये। कोई तकलीफ? अब मान लो चलो वेवलेंथ निकालना चाहें, तो इसके साथ वाला होता है k, तो 12.56 k, 12.562 पाई बाई लैम्डा। तो लैम्डा यहां से आ जाएगा, इसको यहां भेजोगे 1/2, यानी कि 0.5। खत्म। बोलो बच्चों कहीं तकलीफ हो? क्लियर है भैया? ओके, तो बच्चों वापस आते हैं, इधर समझो। बच्चों इधर आओ, इस क्वेश्चन को देख के बताओ। बच्चों इधर क्वेश्चन को देख के बताओ, वेव किस डायरेक्शन में जा रही है? नेगेटिव y, ठीक है। पार्टिकल कहां ऑसिलेट कर रहे हैं? x, ठीक है। फिर देखो, मान लो मैंने ऐसे लिखा a sin ω t, बताओ वेव कहां जाएगी? x। और पार्टिकल कहां ऑसिलेट कर रहे हैं? y। पार्टिकल क्या करते हैं? SH है। बच्चों बताओ पार्टिकल क्या करते हैं? SH है। बताओ पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? y।
वेव एक्स में जा रही है, पार्टिकल वाई। अब बताओ पार्टिकल का मोशन कैसा होता है? एसएचएम। पार्टिकल किस डायरेक्शन में एसएचएम कर रहे हैं? वाई डायरेक्शन में। एसएचएम में अगर मैं वेलोसिटी लिखता हूं, यही होती है। लेकिन अगर पार्टिकल वाई में एसएचएम कर रहे हैं तो वाई लिख दोगे। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला याद करो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। लेकिन अगर पार्टिकल वाई में है तो वाई लिख दोगे। समझ गए? अब बताओ एसएचएम में मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था? ए ओमेगा। तो यहां भी पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ए ओमेगा। तो अब बच्चों हेडिंग तुम लिख लो, पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो बिल्कुल एसएचएम की तरह से ही है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों। इधर एसएचएम में दो तरीके मैंने बताए थे, एक तो फॉर्मूला, दूसरा डिफरेंशिएट करके निकाल लो जब जैसी जरूरत पड़े। तो वैसे ही यहां है पार्टिकल वेलोसिटी। एक तरीका है तुम डिफरेंशिएट कर दो, डीवाई बाई डी टी से क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। उसी को एडजस्ट कर देते हैं तो याद करो ये फॉर्मूला आ जाता है। याद आया बच्चों? तो प्रोसेस मैंने नहीं बताई है क्योंकि एसएचएम में हम पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएट करते हैं फिर उसको वन माइनस साइन स्क्वायर लिखते हैं, पूरी प्रोसेस वही है। तो वो मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि एसएचएम में पढ़ चुके हैं। एक डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो, उसी को मॉडिफाई करोगे, ये आ गया मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ए ओमेगा। वही चीज है। ठीक है? तो बच्चों वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या देगा? एक्सेलेरेशन। तो एक वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। दूसरा वही फॉर्मूला। इतना कर लिया बच्चों? कर लो फटाफट। ठीक है बच्चों, हटा रहा हूं मैं। अब लिख लो पार्टिकल एक्सेलेरेशन। पार्टिकल एक्सेलेरेशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या देगा? पार्टिकल का एक्सेलेरेशन। किसका? वेलोसिटी का। या y को दो बार डिफरेंशिएट कर दो तो भी एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। उसी को मॉडिफाई करके लिखते हैं तो ये निकल के आ जाता है। मैक्सिमम चाहिए तो y की जगह a रख दो, ये आ जाएगा। तो पूरा एसएचएम वाला ही है, तो मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं किया। वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कर दो, एक्सीलरेशन। या पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट कर दो तो भी एक्सीलरेशन। सिंप्लीफाई कर तो यही फॉर्मूला आता था, ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह वाई लिख दिया। बाकी y की मैक्सिमम वैल्यू a, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन ये रहा। देखो ये टेढ़ा सा सिंबल रहता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का। जैसे जब टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाकियों को कांस्टेंट मानेंगे। इतना कर लिया? ठीक है। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों 12 अभी कर लो। ये दोनों एज ए होमवर्क रख लेना, 13 14। 12 अभी कर लो।
बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, तुम लोग समझो। बच्चों इधर फोकस करें। ये पर्टिकुलर पैटर्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो एक बार समझना। देखो, मान लो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। बच्चों बताओ इक्वेशन को देख के मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? बोलो। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी अभी अभी जस्ट डिस्कस किया, ए ओमेगा। और वेव वेलोसिटी क्या होगी? वेव वेलोसिटी कोफिशिएंट ऑफ टी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, बताओ कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है और एक्स के साथ के। अब तुमसे कहेंगे ये दोनों इक्वल है, ये इससे डबल है, ये इससे हाफ है, ये इससे 3 गुना है। तो बस ये पता होना चाहिए मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ये, वेव वेलोसिटी ये। इन्होंने चारों ऑप्शन में देखो v इक्वल टू वी, वी इक्वल टू वी, वी इक्वल टू वी, यानी कि दोनों इक्वल दिए। वीपी मैक्स किसके बराबर है? वेव वेलोसिटी। ए ओमेगा किसके बराबर हुआ? ओमेगा बाई के। ये कट गया, तो यहां से ए क्या आ गया? 1/k। ए याद करो के क्या था? 2 पाई बाई लैम्डा। तो ए यहां से कितना आ गया? लैम्डा अपॉन 2 पाई। तो अब देखो ए इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई। इसी में कई बार बोलेंगे पार्टिकल वेलोसिटी इसकी डबल है, तो ट्रू रख के सॉल्व कर लो। हाफ है तो हाफ रख के सॉल्व कर लो। ट्रिपल है तो ट्रिपल रख के सॉल्व कर लो। तो इस तरह से पीछे तुम दोनों कई बार पूछा जाता है, या तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी वेव वेलोसिटी के बराबर है, या डबल है, या हाफ है, या ट्रिपल है। इसी तरह से सॉल्व करना होगा। जैसे इसमें जो बाकी क्वेश्चन मैंने दिए हैं 13 14, वो एज ए होमवर्क रख लो। वो इसी पैटर्न के, किसी में डबल बोला होगा, किसी में बराबर बोला होगा, यही चीज है। क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, फिलहाल इसमें इतना ही रखते हैं, बाकी फिर देखते हैं। ठीक, ओके। तो इसमें 2 क्वेश्चन बस एज ए होमवर्क दे रहा हूं।